रेलवे स्टेशन पर गरीब बहू के ससुराल आई अमीर सहेलियां। 10 साल की जिया नताशा जानवी अपने स्कूल में स्लाइड वाले झूले पर झूल रही थी। तभी गरीब जिया की ड्रेस फट जाती है। ये देखकर आसपास की लड़कियां बहुत हंसती है। देखो देखो, जिया की ड्रेस फट गई। ये तो वैसे भी गरीब है, फटी हुई ड्रेस पहन रही थी, अब एक जगह से और फट गई। हे भगवान, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मेरी स्कर्ट तो ज्यादा फट गई। गरीब कहीं की, ऐसे गरीब बच्चों को हमारे स्कूल में नहीं होना चाहिए। ये सुनकर नताशा और जानवी को गुस्सा आता है और वो कीर्ति और शिवानी को गिरा देते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें धक्का देने की? वैसे ही हिम्मत हुई जैसे तू बकवास कर रही थी। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड को गरीब बोलने की? तुम क्या ज्यादा अमीर हो? आए बड़े दूसरों पर हंसने वाले। जिया को कभी अकेले समझने की भूल मत करना। हम दोनों उसकी बेस्ट फ्रेंड हैं। हाँ, होगी तुम्हारी ये गरीब बेस्ट फ्रेंड। तुम दोनों अमीर हो इसलिए तुमसे चिपकी हुई है। तुमको अभी बताती हूँ मैं। नहीं नताशा, रहने दे, गुस्सा मत कर। फिर नताशा जानवी जिया को क्लास में ले जाते हैं और बैग से स्टेपलर निकालकर उसकी ड्रेस को ठीक कर देते हैं। देखा जिया, अब तुम पर कोई नहीं हंसेगा। तेरी ड्रेस हमने टेम्परेरी ठीक कर दी है। तुम दोनों पागलों की बात पर गौर मत करना, क्योंकि हमारे बीच अमीर और गरीब की दीवार नहीं है। हाँ यार, थैंक यू जानवी नताशा। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी इतनी अच्छी दोस्त मिली है। तीनों सहेलियों के बीच बहुत ज्यादा प्यार था और जैसा उन्होंने बताया उनके बीच अमीर गरीब की दीवार भी नहीं थी। जिया एक गरीब परिवार से थी, वहीं नताशा और जानवी अमीर परिवार से थी। वक्त गुजरता है, जिया की माँ उन्हें छोड़कर चल बसती है। ऐसे में उसके पिता शंकर ने उसकी परवरिश मोची का काम करके किया था। 12वीं की पढ़ाई के बाद जिया स्कूल छोड़ देती है। वहीं दोनों सहेलियां पढ़ाई करने अब्रॉड चली जाती हैं। जिया अपने घर की जिम्मेदारी संभालती है और कभी कभी अपने पिता के साथ मोची के काम में मदद किया करती है। रोज की तरह आज भी शंकर अपना मोची का झोला उठाए काम पर जा रहा था। तभी बेटी जिया कहती है, पिताजी, आपने चाय नाश्ता नहीं किया, वहाँ पर भूखे बैठे रहोगे? पराठा तो खा लीजिए। अरे जिया बिटिया, समय हो रहा है, ला जल्दी दे दे फिर जाऊं। जिया के कहने पर शंकर खाना खाकर सिग्नल के पटरी पर चला जाता है, जहां पर वो बैठकर मोची का काम किया करता था। अच्छा सुनो, जरा मेरा जूता चमका देना है, धूल मिट्टी काफी ज्यादा जमा हो गई है। जी साहब, मैं इसे अच्छे से चमका देता हूँ। ऐसा कहकर शंकर नरेश का जूता अच्छे से चमका देता है, जिसके बाद वो पैसे देकर चला जाता है। ऐसे ही शंकर धूप में तो कभी छांव में बैठकर लोगों का जूता पॉलिश किया करता था। वहीं जिया घर पर सफाई कर रही थी कि अलमारी में उसे अपने दोस्त का दिया बचपन का फ्रेंडशिप बैंड मिलता है। ये तो वही फ्रेंडशिप बैंड है जो उन दोनों ने मुझे सालों पहले पहनाया था। मैंने इसे आज भी हिफाजत से रखा है। इससे मुझे उन दोनों की याद आ गई। पता नहीं दोनों कहाँ होंगे, पर जहाँ भी होंगी मुझे भरोसा है पढ़ाई करके कुछ काबिल बन गई होंगी। ऐसे ही वक्त गुजरता है। बिना दहेज के शंकर एक ऐसे गरीब परिवार के विक्रम नाम के लड़के को ढूंढता है जो जिया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और बड़ी कम लागत में वो अपनी बेटी की शादी विक्रम से करा देता है, जहाँ सास ससुर संतोषी और महेश उसका गृह प्रवेश करते हैं। आओ बहू आओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम में से किसी को भी कह देना। हाँ बहू, तुम मुझे अपना पिता समझकर जो कहना है कह देना। जी पिताजी। अरे भैया, मुझे नेक तो दीजिए, वरना मैं आप दोनों को अंदर जाने नहीं दूंगी। अच्छा ये ले, 251 रुपए है मेरे पास। कोई बात नहीं भैया, मेरे लिए इतना ही काफी है। फिर सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। अगले दिन जिया सुबह उठकर पूजा पाठ करके चूल्हे पर खाना बनाती है। अरे वाह, मेरी बहू को तो चूल्हे पर खाना बनाना भी आता है। हाँ माँ जी, पहले हम इसी पर ही बनाते थे, बाद में पिताजी गैस सिलेंडर ले आए थे। माँ जी, मैं नाश्ता लगा दूं? मैंने चाय के साथ भजिया बनाए हैं। हाँ बहू, ले आ। फिर सभी साथ बैठकर जमीन पर नाश्ता करते हैं। वक्त गुजरता है। जिया ने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल ली थी। विक्रम का काम ठीक से नहीं चल रहा था, जिस कारण ससुराल में गरीबी का माहौल छा गया था। अब सभी मुश्किल से ही 2 वक्त का खाना खा पाते थे। वहीं एक दिन पास के खंबे में एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे महेश और संतोषी की झोपड़ी जलकर खाक हो जाती है।
और पूरा परिवार बचकर बाहर आ जाता है। अपने घर को आग की लपटों में देखकर संतोषी का दिल टूट जाता है। हे भगवान, इतनी मेहनत से हमने घर बनाया था और हम बेघर हो गए। अब हम सब कहाँ जाएंगे? हे ऊपर वाले, हम पर रहम कर। ना तो मेरे बेटे का काम चल रहा है, भूख से पहले ही हम मर रहे थे और अब तूने घर भी छीन लिया। माँ जी, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन है, उसी को ही अपना ठिकाना बना लेते हैं। हाँ चलो। फिर संतोषी का पूरा परिवार पहाड़गंज नामक एक रेलवे स्टेशन पर आकर ठहर जाता है, जहाँ कुछ अमीर लोग गरीबों को कंबल, चादर और खाना बांट रहे थे। इससे गरीब परिवार 4-5 दिन अपना गुजारा कर लेते हैं। फिर एक शाम विक्रम कहता है, पिताजी, माँ, अब ऐसे कब तक हम दूसरों के बलबूते खाना खाएंगे? मुझे लगता है कि इन आम लोगों की तरह हमें भी रेलवे स्टेशन पर कुछ बेचने का काम शुरू कर देना चाहिए, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति कुछ हद तक तो संवर जाएगी। हम चैन से खाना तो खा पाएंगे। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, पर हम करेंगे क्या? मेरे पास एक तरकीब है। मुझे मोची का काम आता है। पिताजी के साथ में ये काम किया करती थी। आप कूली का काम कर लेना विक्रम, और माँ जी, पापा जी, दीदी चाय समोसे बनाकर बेच दिया करेंगे। जैसे ही कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो उससे हम किराए के 2 कमरे ले लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर संतोषी अपने कान के झुमके बेचकर चाय समोसे बनाने का सामान ले आती है। फिर पूरा परिवार मेहनत करके रेलवे स्टेशन पर गुजारा करने लगता है। विक्रम कुली का काम किया करता था, बहू मोची का काम किया करती थी और बाकी तीनों समोसे और चाय बेचा करते थे। वक्त गुजरता है, इससे उस गरीब परिवार की स्थिति कुछ हद तक संभल गई थी। फिर एक शाम रेलवे स्टेशन पर नताशा और जानवी आते हैं। ओप्स, रेलवे स्टेशन पर आकर मेरी हील्स टूट गई। आसपास कोई मोची देखना नताशा? वो देख, एक लड़की बैठी है वहाँ, चलते हैं। फिर बिना देखे जानवी अपनी हील उसके सामने रखकर कहती है, सुनिए, जरा मेरी हील जोड़ दीजिए। जी। अरे, ये तो इधर से भी टूट रही है, ये देखिए। जानवी, तू? नताशा, तुम दोनों यहाँ? जिया, तू? और यहाँ पर? तूने अपनी क्या हालत बना रखी है जिया? हमें तो खबर ही नहीं थी कि तेरी शादी हो गई है। हमें बता, ये सब क्या है? अब क्या बताऊं तुम दोनों को? तुम दोनों के जाने के बाद पिताजी ने मेरी शादी विक्रम से कर दी, और फिर। ऐसा कहकर जिया उसे अपना सारा हाल सुना देती है, जिसे सुनकर दोनों अमीर सहेलियों की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वहीं उसके ससुराल वाले भी आ जाते हैं। हे भगवान, तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और हमें खबर भी नहीं है। हम कैसी सहेलियां हैं तेरी। हम दोनों आप सबको इस हालत में नहीं देख सकते। हाँ बिल्कुल, हम आपकी मदद करेंगे। आप यहाँ से चलिए, हम आपको एक घर देते हैं। नहीं नहीं नताशा, जानवी, तुमने इतना कहा इसके लिए बहुत शुक्रिया, पर हम एहसान नहीं लेना चाहते हैं। मतलब खुद से हर चीज करना चाहते हैं। ठीक है, इतना भी जुगाड़ है मेरे पास। आंटी जी, हम दोनों एक एनजीओ चलाते हैं जहाँ बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाता है। आप सब उस एनजीओ में रहने भी आ सकते हैं और आपको काम करने का रोजगार भी प्राप्त होगा। प्लीज अब तो मान जाइए, ऐसे रेलवे स्टेशन पर मत रहिए। हाँ अंकल जी, आंटी जी, हमारा दिल दुख गया कि हमारी प्यारी सहेली का ससुराल इस रेलवे स्टेशन पर है। ठीक है, हमें तुम्हारी बात स्वीकार है। इस तरह अमीर सहेलियां गरीब सहेली की मदद करके उसके ससुराल वालों को एनजीओ में रहने के साथ रोजगार प्रदान करवाती है, जहां काम करके वो धीरे धीरे अपना जीवन सुधार लेते हैं और एक नया घर लेकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। मीता, तुझे पता है मैंने राखी पर पहनने के लिए बहुत ही महंगी साड़ी खरीदी है। फिर तो इस बार राखी पर हर जगह तू ही जाने वाली है। अच्छा ये तो बता, सिर्फ अपने लिए ही शॉपिंग की है या अपने भाई के लिए राखी भी खरीदी है? अगर नहीं खरीदी तो बाजार से खरीद लेना। यार ये टेम्पररी सस्ती बाजार वाली राखियां तो गरीब लोग खरीदते हैं। मैं तो हर साल अपने भाई के लिए खास ऑर्डर देकर सोने की राखियां बनवाती हूँ। ऐसा कहते हुए अमीर पल्लवी का ध्यान मेकअप कर रही गरीब पूनम पर जाता है। ओह आई एम सो सॉरी पूनम, तुम्हें मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा? इस पर गरीब पूनम अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहती है, नहीं नहीं मैडम जी, इसमें बुरा मानने जैसा कुछ भी नहीं है। फिर ठीक है। पता है मीता, मेरे भैया ने हाल ही में मर्सिडीज ली है और कल राखी पर वो मुझे मर्सिडीज से लेने आ रहे हैं। वाह यार पल्लवी, तेरी तो ठाठ है, इतनी महंगी गाड़ी में बैठकर जो जाएगी। वैसे पूनम, कल तो तुम्हारा भाई भी तुम्हें लेने आएगा, तो तुम पार्लर बंद रखोगी? नहीं मीता मैडम, मैं कल भी पार्लर खोलूंगी, क्योंकि मेरे भैया जरा देर से आते हैं।
कौन नहीं चाहता कि त्योहार के दिन वह अपने परिवार के साथ वक्त बिताए, मगर पूनम की जिंदगी औरों से अलग थी। उस गरीब बहू के घर की रोजी रोटी उसके पार्लर से ही चलती थी। रक्षाबंधन से एक दिन पहले तक भी पूनम रात के 10 बजे तक पार्लर में कस्टमर का मेकअप करके दिन भर में कमाए गए पैसों को लेकर राशन और दवाई खरीद कर घर आती है, जहां उसकी गरीब ननद गौरी खाना बना रही होती है। अरे गौरी, तुम क्यों खाना बना रही हो? मैं तो आ ही रही थी। इस पर पूनम की सास गायत्री कहती है, अरे बहू, तू भी तो इंसान ही है। दिन भर पार्लर में काम करती है और फिर घर आकर भी हमारे लिए खाना बनाती है। माँ जी, इस घर की बहू होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। ये लीजिए माँ जी, बाबूजी की दवाई। भाभी, कल राखी का त्योहार है, आप अपने भैया को बांधने के लिए राखी खरीद कर लाई है ना? नहीं गौरी, मैंने राखी नहीं खरीदी, मगर मैं कल सुबह ही राखी खरीद लूंगी। पूनम बहाने से बात को टाल देती है, क्योंकि असल में उस वक्त पूनम के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो अपने भाई के लिए एक राखी खरीद सके, क्योंकि जो भी पैसे वह पार्लर से कमाती थी उसका आधे से ज्यादा हिस्सा शंकर के लिए दवाइयां खरीदने में खर्च हो जाते थे, क्योंकि शंकर की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी और वो दवाइयों के सहारे ही जिंदा था। बचे खुचे पैसों से घर की दाल रोटी चल रही। पूनम आधी रात तक जागकर अपने हाथों से राखी बनाती है। तभी पिछले कुछ सालों पहले की यादें उसे याद आ जाती हैं। 5 साल की गरीब पूनम लालटेन की धीमी रोशनी में आंखें गड़ाए राखी बना रही है, क्योंकि अगले दिन राखी का त्योहार है। तभी उसकी माँ सीता कहती है, अरे मेरी बच्ची, ये तू क्या बना रही है? देखो ना माँ, मैं कितनी देर से भैया के लिए राखी बनाने की कोशिश कर रही, मगर ये बिगड़ जा रही है। पूनम, कल मैं बाजार से तेरे लिए सुंदर सी राखी खरीद कर ला दूंगी, अब तो सो जा। अगली सुबह सीता और गोपी पूनम और राजू को घर पर छोड़कर काम पर चले जाते हैं। सीता और गोपी ठेका मजदूर हैं। फिलहाल वो एक फ्लाईओवर बनाने के काम में लगे हुए हैं। सीता, भगवान की दया से एक बार ये फ्लाईओवर का काम खत्म हो जाए, फिर जो पैसे मिलेंगे उससे हम राजू और पूनम को स्कूल में दाखिला दिला देंगे, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर इज्जत की नौकरी करें। अजी, ऊपर वाला ऐसा ही करेगा। अब जल्दी से काम खत्म कर लेते हैं, फिर पूनम के लिए राखी खरीद कर घर जाना है। सीता और गोपी अपने बच्चों के भविष्य के सपने बुन ही रहे थे, तभी अचानक, हे भगवान, ये धरती कैसे थरथरा रही है? अरे, लगता है भूकंप आया है। सीता, भागो। जैसे ही वह गरीब अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं कि फ्लाईओवर टूटकर उन पर गिर जाता है और तड़प तड़प कर उनकी मौत हो जाती है। कुछ मजदूर उनकी लाश उनके आंगन में रख जाते हैं। पूनम और राजू बहुत रोते हैं। राजू भैया, माँ बापू क्यों मर गए? माँ ने कहा था कि वो मेरे लिए बाजार से राखी खरीद कर ला कर देंगी। अरे राम जाने, अब इन अनाथों को रोटी कौन देगा? मेरी बहन अनाथ नहीं है, उसका भाई अभी जिंदा है। पूनम, आज राखी के इस दिन तेरा ये गरीब भाई तुझे वचन देता है कि वो तेरी रक्षा करेगा। राखी के दिन दिए गए इस वचन के बाद पूनम के लिए उसके माता पिता और दुनिया उसका भाई बन जाता है। वहीं अपनी बहन की भूख मिटाने के लिए गरीबी से भरे हालात 8 साल के उस मासूम बच्चे राजू को भीख मांगने से लेकर मेहनत करना सिखा देती है। वह सुबह सुबह उठकर घर घर अखबार पहुंचाता और कभी अनाज की बोरी ढोता, तो कभी पैसों के लिए लाचार होकर ढाबे पर लोगों के जूठे गंदे बर्तन धोता। कई साल बीत जाने पर पूनम और राजू बड़े हो जाते हैं। पैसों की तंगी के चलते पूनम ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाती, मगर एक सरकारी सेंटर से फ्री के पार्लर का कोर्स सीख लेती है, जिसके बाद पूनम की शादी करके राजू अपनी बहन को खुशियों भरी जिंदगी की दुआएं देता है। उसकी विदाई करके भाई होने का फर्ज निभाता है, मगर मायके की तरह ससुराल में भी पूनम को गरीबी देखने को मिलती है। पूनम, तुम अभी तक जाग रही हो? रात बहुत हो गई है, सो जाओ। अगली सुबह राखी के दिन पूनम की ननद अपने भाई राजेश को राखी बांधती है। अरे पूनम बहू, आज तो राखी है, कहाँ जा रही है? माँ जी, मैं पार्लर जा रही हूँ, आज त्योहार का दिन है, कस्टमर आएंगे तो कुछ कमाई हो जाएगी। ठीक है, मगर चाय पानी तो पीती जाओ। नहीं माँ जी, मेरा निर्जला व्रत है, मैं भैया को राखी बांधने के बाद ही कुछ खाऊंगी। राखी के भाई बहन के त्योहार के लिए उस गरीब बहू के मन में अटूट भावना थी कि एक तरफ जहां रक्षाबंधन के दिन
पूनम भूखी प्यासी रहकर लड़कियों का मेकअप करती है, वहीं दूसरी तरफ राजू भी पूनम की तरह भूखे प्यासे कड़ी धूप में मजदूरी कर रहा था। अरे राजू, ऐसे कब तक भूखे रहेगा? कुछ खा ले। नहीं मुनीम जी, आज राखी का त्योहार है, ये भाई अपनी बहन से राखी बंधवाने के बाद ही कुछ खाएगा। अरे कुछ खा नहीं सकता तो थोड़ा पानी ही पी ले। नहीं मुनीम जी। ठीक है, ये ले तेरी आज की दिहाड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीम जी। कमाए गए थोड़े बहुत पैसे से राजू अपनी बहन के लिए एक साड़ी और रंग बिरंगी चूड़ियां खरीद कर उसके घर आता है, जहां पूनम पार्लर में बैठे कस्टमर का मेकअप कर रही होती है, जहां लोगों की बड़ी भीड़ लगी होती है। अपने भाई को देखकर उस गरीब बहू की आंखों में खुशियों के आंसू भर आते हैं। राजू भैया आ गए आप? प्रणाम। तुम्हारा सुहाग यूं ही बना रहे मेरी बहन, हमेशा खुश रहो। भैया ये बताइए, आप चाय पियेंगे या कोल्ड ड्रिंक? ये भाई अपनी बहन से राखी बंधवाए बिना न कुछ खाएगा न कुछ पिएगा। जाओ जाकर अपना काम पूरा करो पूनम, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, तुम्हारा भाई यहीं बैठकर इंतजार करेगा। पूनम जल्दी जल्दी सभी का मेकअप करने लगती है। वहीं राजू अपने हाथों में अपनी बहन को देने के लिए उपहार लिए पार्लर के बाहर बैठा होता है। देखते ही देखते सुबह से दोपहर हो जाती है, जिसके बाद पार्लर में भीड़ घटने लगती है और फिर पूनम आरती की थाली तैयार करके अपने भाई को कुमकुम टीका लगाकर राखी बांधती है। लाइए भैया, हाथ आगे कीजिए और लीजिए भैया आपकी मनपसंद मिठाई मोतीचूर के लड्डू। तूने तो मुझे मिठाई खिला दी, अब ये ले अपने भाई के हाथों से बनी गुजिया खा। मुझे पता है कि तूने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। माफ कर देना राजू भैया, आपकी इस बहन ने राखी के दिन भी आपको बहुत इंतजार करवाया ना। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी बहन काम ही तो कर रही थी। ये ले तेरे गरीब भाई की तरफ से एक छोटा सा उपहार। भैया आपका दिया ये छोटा सा तोहफा भी आपकी इस बहन के लिए महंगे तोहफे से बढ़कर है, क्योंकि इसमें मेरे भाई का प्यार भरा है। इसके बाद पूनम पार्लर बंद करके अपने भाई को अपने ससुराल लेकर जाने लगती है। तभी वह रोड पर बैठी एक औरत को रोते देखती है। अरे ये तो पल्लवी मैडम है। क्या हुआ पल्लवी मैडम जी, आप अपने भैया को राखी बांधने नहीं गई? पूनम भैया ने कहा कि वो मुझे लेने आएंगे, मगर वो मेरा फोन तक नहीं उठा रहे। उनके पास गाड़ी, बंगला और अब मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ी है, तो ये बहन कहाँ याद रहेगी। ऐसा नहीं है बहन, भाई के लिए उसकी बहन रुपयों पैसों से कहीं ज्यादा बढ़कर होती है। हाँ मैडम जी, हो सकता है आपके भैया किसी काम में फंस गए हों। अगर वो आपको लेने नहीं आए तो आप इस साल खुद ही चली जाओ, क्योंकि राखी के इस दिन में बहन के होते हुए भाई की कलाई सूनी नहीं रहनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो पूनम, हो सकता है भैया मेरा इंतजार कर रहे हो। इस तरह गरीब पूनम एक भाई बहन के रिश्ते को टूटने और बिखरने से बचाकर उन्हें राखी की अहमियत का एहसास कराती है। वहीं पल्लवी अपने घर जाकर अपने भाई को राखी बांधती है। इस तरह से उस गरीब पार्लर वाली बहू की राखी का त्योहार गरीबी और खुशी दोनों ही एहसासों से भरा हुआ बीतता है।